रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकबर अली आरई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 3 नर्सिंग लेक्चर्स। डियर व्यूवर्स, हमने सीएनए के पेपर सॉल्व करना शुरू किए थे। उसमें हमने पिछली वीडियोस में एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पेपर सॉल्व किया था। आज हम सीएनए ईयर 1 का फंडामेंट ऑफ नर्सिंग का पेपर जो सप्लीमेंट्री सितंबर 2023 में आया था उसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इनमें हम क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, इट इज़ ए सिस्टमेटिक रैशनल मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग केयर टू दी क्लाइंट। तो इसके आंसर हैं ए असेसमेंट, बी नर्सिंग डायग्नोसिस, सी नर्सिंग प्रोसेस, डी इम्प्लीमेंटेशन। तो इस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए हमने ये अंदाज़ा लगाया है कि ये जो डेफिनेशन दी हुई है ये नर्सिंग प्रोसेस की है। तो इसका करेक्ट आंसर था हमारे पास नर्सिंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ द सिस्टमेटिक एंड कंटिन्यूस कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, वैलिडेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा और विद इन ब्रैकेट में ये इंफॉर्मेशन। तो सिस्टमेटिक और कंटिन्यूस कलेक्शन वगैरह जो होती है इसे हम कहते हैं असेसमेंट। तो करेक्ट आंसर लिखा है असेसमेंट, जबकि बी में नर्सिंग डायग्नोसिस दिया था, सी में नर्सिंग प्रोसेस और डी में इम्प्लीमेंटेशन। तो नर्सिंग डायग्नोसिस में कोई भी जो है वो नर्सिंग डायग्नोसिस आती है, जैसे कि हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया, पेन या क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, परसीव्ड कॉन्स्टिपेशन वगैरह वगैरह। ठीक है, लेकिन इसमें चूँकि सिस्टमेटिक और कंटिन्यूस कलेक्शन की बात की थी और वैलिडेशन की बात की थी, डॉक्यूमेंटेशन ऑफ डेटा की बात की थी, तो वो असेसमेंट में ही होता है। जबकि सी भी इसका आंसर नहीं हो सकता था, क्योंकि ये नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर 1 में दी गई थी। और इम्प्लीमेंटेशन में जो बात आती है तो उसमें कोई ना कोई हम प्रैक्टिकली कुछ कर रहे होते हैं, नर्सिंग केयर दे रहे होते हैं। इस तरह की अगर कोई चीज़ आए तो उसे हम इम्प्लीमेंटेशन का नाम देते हैं। तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है असेसमेंट। इसके बाद है हमारे पास नंबर 3, ऑब्जर्वेशनल स्किल्स आर यूज टू डिटेक्ट द हेल्थ प्रॉब्लम इज़ नोन एज। यानी ऑब्जर्वेशनल स्किल जो कि इस्तेमाल होती हैं हेल्थ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? तो ए में इंटरव्यू, बी में फिजिकल एग्जामिनेशन, सी में ब्लड इन्वेस्टिगेशन और डी में नन ऑफ दीज। तो जो यहाँ पे अल्फाज दिए गए हैं जिसमें लफ्ज़ हैं ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, तो ऑब्जर्वेशन स्किल में हमारे पास जो है बात आ जाती है वो फिजिकल एग्जामिनेशन की। तो करेक्ट आंसर ये हुआ। तो उसके बाद डेटा कंसिस्ट आर साइंस एंड डिटेक्टेबल by the observer like pulse 90 beat per minute, BP 120 by 80 millimeter of mercury, edema, jaundice etc. fit in it into। यानी ये जो पूरा सेंटेंस लिखा है, स्टेटमेंट दिया गया है कि डेटा जिसमें साइन देखे जाएं और जो है ऑब्ज़र्व किया जाए, ऑब्जर्वर ऑब्ज़र्व करे, यानी कि नर्स ऑब्ज़र्व करे या डॉक्टर ऑब्ज़र्व करे या हेल्थ प्रोफेशनल ऑब्ज़र्व करे, जैसा कि पल्स चेक कर रहे हों, हम ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, या एक क्लाइंट है जिसके एडिमा हो रहा है या उसको जॉन्डिस है यानी कि पीलिया या हम सिंधी में साई कहते हैं। अगर इस तरह से हो तो ये सब किस में आता है? तो इसमें जवाब दिए गए हैं, ए सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव डेटा होता है, बी ऑब्जेक्टिव डेटा, सी क्लस्टर और डी सिंड्रोम। तो ये हमारा यहाँ पर जवाब होगा ऑब्जेक्टिव। क्यों से? ओ से ऑब्जेक्टिव और ओ से ऑब्जर्वर या ऑब्जर्वेंट। ये जो चीज़ हम ऑब्जर्व कर सकें उसे ऑब्जेक्टिव डेटा में लेते हैं। जबकि सब्जेक्टिव डेटा जो है वो होता है जो क्लाइंट बताता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर सर में दर्द है तो हम सर का दर्द देख नहीं सकते। अगर क्लाइंट कहता है कि मुझे पेट में दर्द है तो पेट में दर्द में नज़र नहीं आता, वो क्लाइंट में बता रहा है। तो जो चीज़ें क्लाइंट बताता है वो सब्जेक्टिव डेटा में आ जाती हैं। डियर व्यूअर्स और डियर स्टूडेंट्स, चूँकि आपके पेपर होने वाले हैं और टाइम कम है तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें आपको एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ। फिर किसी वक्त जब हम रिलैक्स माहौल में होंगे तो फिर मैं इसकी वीडियो एक और बनाऊँगा या दूसरे पेपर की हम बना लेंगे और उसमें दूसरी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन भी मैं दूँगा। तो कुछ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज? मैसेज के जो ओरिजिनेट करता है वो कौन होता है, ये क्या होता है? तो ए सेंडर, बी मैसेज,
सी डिकोडिंग और डी रिसीवर। तो इसका करेक्ट आंसर है सेंडर, क्योंकि सेंडर ही जो है मैसेज को क्रिएट करता है सेंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, द नर्स असिस्ट द क्लाइंट्स लर्निंग नीड्स, readiness to learn and help to learn their health problems or procedures in is best related to। इन नर्स की जो असेसमेंट है क्लाइंट्स के लर्निंग नीड्स की और उसकी तैयारी समझने के लिए, प्रोसीजर के समझने के लिए या हेल्थ प्रॉब्लम को समझने के लिए उसे किस चीज़ में लेते हैं या किस जो है किरदार में लेते हैं या रोल लेते हैं नर्स का, तो वो है काउंसलर। इसमें दूसरे आंसर में कोलैबोरेटर भी था, बी टीचर था और डी कम्युनिकेटर था। तो बेस्ट आंसर इसका है काउंसलर। क्वेश्चन नंबर 7 फिर है, स्कोर ऑफ 13 to 14 इन ब्रेडन स्केल फॉर बेड सोर इज़ यूज टू कैटेगराइज फॉलोइंग रिस्क। तो 13 to 14 ये जो है बेड सोर का जो है मेजरिंग स्केल है। तो अगर इसमें 13 to 14 हो तो वो किस कैटेगरी में आता है? ए हाई रिस्क, बी मॉडरेट, सी वेरी हाई और डी माइल्ड रिस्क। तो ये जो है वो है डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रायोरिटी फॉर नर्सिंग केयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रायोरिटी फॉर नर्सिंग केयर? ए सेफ्टी, बी 1-to-1 केयर, सी टाइमलीनेस और डी है हैज़र्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है सेफ्टी। 9, uses gestures, facial expression, touch and other forms are the best example of A verbal communication, B non-verbal communication, C non-therapeutic communication और D है therapeutic communication। तो इसका करेक्ट आंसर है थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें गेस्चर्स के साथ साथ फेशियल एक्सप्रेशन की और टच की बात भी हो रही है। अगर जस्ट गेस्चर्स की या फेशियल एक्सप्रेशन की बात होती तो इसे हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कह सकते थे, और अगर स्पोकिंग की बात होती, स्पोकन वर्ड होते तो उसमें हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन और टच तमाम चीज़ों की बात है तो ये थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following sites would be most appropriate choice to use measure the temperature of a client who has history of heart disease and has eaten a bowl of vegetable soup 45 minutes ago। यहाँ पर एक सिनेरियो दिया गया है कि और पूछा गया है कि कौन सा मेथड जो है वो ज़्यादा बेहतरीन होगा या अप्रोप्रिएट होगा टेम्परेचर लेने के लिए उस क्लाइंट का जो कि हार्ट डिजीज़ का है और उसने एक जो है बावल लिया है वेजिटेबल सूप का 45 मिनट पहले। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है एक्जिला, कि हमें सहूलत है ओरल की ले सकते थे, सबसे ज़्यादा ओरल लिया जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पर वेजिटेबल सूप लिया है क्लाइंट ने, इसलिए हम ओरल से भी नहीं लेंगे। इसलिए जो बेस्ट जो इसका आंसर है, करेक्ट जो आंसर है वो है एक्जिला, यानी कि डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, डैश मे बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, पिक्चर्स और साइंस। तो इसमें डैश करके दिया है कि इसमें क्या वर्ड आएगा, कि वो हो सकता है वर्ड की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में, साइंस की फॉर्म में। तो ए डी कोडिंग, बी मैसेज, सी सेंडर, डी इनकोडिंग। तो करेक्ट आंसर इसका है मैसेज, क्योंकि मैसेज जो है वो वर्ड की, पिक्चर की या साइन की सूरत में हो सकता है। इसके बाद है डेलीगेशन, ऑर्गेनाइजेशन, टीम वर्क, लीडरशिप एंड मेंटोरिंग आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए कोऑर्डिनेशन, बी कंपैशन, सी कोलैबोरेशन और डी क्रेडिबिलिटी। लेकिन करेक्ट आंसर इसका है कोलैबोरेशन। तो बी केयरफुल के इसका करेक्ट आंसर कोलैबोरेशन याद रखना है, क्योंकि इसमें जो डेलीगेशन, ऑर्गेनाइजेशन, टीम वर्क, लीडरशिप वगैरह है और मेंटोरिंग जो है, ये सब की सब जो खासियत हैं वो बनती हैं कोलैबोरेशन की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज़ द हार्ट रेट इन एक्सेस ऑफ 100 बीट्स पर मिनट इन एन अडल्ट। हार्ट रेट 100 से ज़्यादा हो अडल्ट में तो वो क्या कहलाता है? ए डिसरिथमिया, बी टेकीपनिया, सी टेकीकार्डिया, डी ब्रेडिकार्डिया। तो इसका करेक्ट आंसर है सी टेकीकार्डिया, के
नॉर्मल से ज़्यादा पल्स होती है, जैसे ये 100 है यहाँ पर, तो ये टेकीकार्डिया कहलाती है। तो इसको याद करने का एक तरीका, एक रिलेशन याद रख लें कि टी से टेकी, और ये टी उर्दू में हम ते के लिए इस्तेमाल करते हैं, ते से तेज़, तेज़ का मतलब ज़्यादा, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और अगर इसका अपोजिट देखें तो डी में लिखा हुआ है ब्रेडिकार्डिया, जो कि नॉर्मल पल्स से कम होती है, लो पल्स होती है। तो लो पल्स को हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो बी फॉर ब्रेडी, बी फॉर बिलो भी याद रख सकते हैं। नंबर 14, फेलियर टू लिसन एंड द improperly decoding clients intended message are the best example of A. Therapeutic communication, B. Barriers of communication, C. Non-therapeutic communication, D. Communication। तो इसका करेक्ट आंसर है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है फेलियर टू लिसन, यानी कि सुनने में फेल हो, यानी कम सुनता हो या ऊंचा सुनता हो उसको, ठीक है, और इम्प्रॉपरली तरीके से वो मैसेज को समझे, जिस तरह से कहा गया है, मैसेज दिया गया उससे उस तरह से ना समझे। तो ये मिसाल है, किस चीज़ की मिसाल है? तो ये बी में जो लिखा हुआ है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, इसकी मिसाल है, यानी कम्युनिकेशन में रुकावट की वाली चीज़ें हैं ये। विच क्लिनिकल फीचर इज़ हैविंग एन ऑक्सीजन सप्लाई ऑफ 75 मिलीमीटर इन ब्लड एंड रिजल्टिंग इन ब्लूइश डिस्कलरेशन, डस्की स्किन, डिस्कलरेशन इन्वॉल्विंग माउथ, लिप्स एंड नेल्स बेड्स। तो यहाँ पर बात की गई है कि कौन सा क्लिनिकल फीचर है, यानी क्लिनिकल फीचर हम साइन सिम्टम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ऑक्सीजन 75 मिलीमीटर होती है ब्लड में, और उसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि हमारे माउथ, लिप्स और नेल जो है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन देते हैं। तो इसमें ए में है डिस्निया, बी में टेकिपनिया, सी में हाइपोक्सीमिया और डी में साइनोसिस। जो जो यहाँ पर जो ब्लू डिस्कलरेशन है वो साइनोसिस से जो है वो जुड़ा हुआ है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है साइनोसिस। क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ अ प्रोसेस इन विच द नर्स consciously influences or help the client to a better understanding through verbal or non-verbal communication that is known as। इसमें है ए कम्युनिकेशन, बी नॉन थेरापेटिक कम्युनिकेशन, सी वर्बल कम्युनिकेशन, डी थेरापेटिक कम्युनिकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है थेरापेटिक कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 17, PNMC was established in 1947, 1948, 1954 और 1974। तो इसका करेक्ट आंसर 1948, और ये PNC का नया नाम है, PNMC यानी कि पाकिस्तान नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसिल, जबकि प्रीवियस जो नाम था वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल था, जिसको हम PNC कहते थे। तो इसका जो इनिशियली जो एस्टेब्लिश हुई थी ये 1948 में। क्वेश्चन नंबर 18, Dash was recognized for her work in medical and social circle in the earliest days of Islam। इस्लाम के इब्तदाई दिनों में किसके काम को मेडिकल और सोशल सर्किल में रिकगनाइज़ किया गया, तस्लीम किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है रुफ़ैदा अल इस्लामिया। 19 नंबर क्वेश्चन, द एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द पेशेंट टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी इज़ थ्योराइज्ड बाय, यानी ये थ्योरी किसने दी? तो ए नाइटिंगेल, बी बैनर, सी सवानसन, डी किंग। तो इसका करेक्ट आंसर है नाइटिंगेल, यानी कि ये जो मॉडर्न नर्सिंग की जो बानी है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उन्होंने ये थ्योरी दी थी। क्वेश्चन नंबर 20, द फैक्टर दैट इंक्रीजेज द वल्नरेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू ए डिजीज़ इज़ नोन एज, यानी फैक्टर जो कि इंक्रीज़ करते हैं बीमारी के बढ़ने को किसी इंडिविजुअल में, वो क्या होते हैं? ए कंट्रीब्यूटर फैक्टर्स, बी रिस्क फैक्टर, सी एग्जार्बेटरी फैक्टर्स और रिलीविंग फैक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर है रिस्क फैक्टर। इसमें बाज़ जगहों पर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स भी दिया गया है, लेकिन इसका जो मोर अप्रोप्रिएट आंसर है वो है रिस्क फैक्टर्स। डियर व्यूअर्स, ये थे हमारे 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।